हेलो एवरीवन। आज हम कराने वाले हैं मॉडल पेपर कंप्लीट फिजिक्स का आज हमारा मॉडल पेपर होने वाला है। अगर आप ये मॉडल पेपर देख लेंगे तो आपका समझ लीजिए 25 में से 24 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। 24 क्वेश्चंस आपके फिक्स हो जाएंगे ये मॉडल पेपर देखने के बाद। तो हम आपको बताते हैं ये मॉडल पेपर हमारा लाने के रीज़न क्या था। तो हमारा ये मॉडल पेपर लाने का रीज़न यही था कि इन दोनों बच्चों ने हमें कमेंट किया कि मैथ और फिजिक्स की मॉडल पेपर लाइए, क्लास ले आइए प्लीज़, इनका वीक होगा इसलिए इन्होंने कहा। तो हम फिजिक्स का आज लाए हैं और मैथ का नेक्स्ट डे लाएंगे, ठीक है। और इन्होंने पूछा हुआ है कि हमें टाइम क्या है, अगला वीडियो कब आएगा, ये है। तो हमें इनको बता दूं कि जाकर हमारा 7 बजे सुबह वीडियो पब्लिश होता है। 7 बजे आप सुबह देख सकते हैं, हमारा पर डे 7 बजे वीडियोस मिलती हैं। तो हमारा ये क्लास का शेड्यूल रहता है कि सुबह 7 बजे यूट्यूब पर मिलते हैं हम, और टेक्स्ट हम मिलते हैं टेलीग्राम पे, सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस हम मिलते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। यानी कि आपका कोई सा भी सवाल हो यहाँ पर पूछ सकते हैं हमको व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोजीशन द पोजीशन ऑफ an object is changing with time 1 in the following from x is equal to t square minus 5t plus 6 where the value of will there be displacement। मतलब कि किसी वस्तु की स्थिति x समय 1 के साथ निम्न रूप में परिवर्तित हो रही है। x is equal to 2 स्क्वायर 5t प्लस 6, जहाँ x का मान मीटर और का मान सेकंड में है। तो वस्तु में 2 सेकंड तथा 4 सेकंड के बीच कितना विस्थापन होगा? 0, 1 मीटर, 2 मीटर कि 4 मीटर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी तक देखिए 85% लोग हमारा चैनल अनसब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कितने लोग किए हैं? 14%। तो आप लोग खुद ही समझदार हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्या है कि यहाँ पर दिया है वस्तु की स्थिति कॉमा यक्स टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस में 6, ये हमें दिया गया है। और अगर हम t1 देखें तो 2 सेकेंड है। कितना है? 2 सेकेंड पर, ठीक है। और हमारा जो x1 इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में 2 प्लस 6 इज इक्वल टू में 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। उसके बाद t की पावर t2 क्या होगा? 4 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। पर उसके बाद x स्क्वायर यानी x2 होगा इसमें 4 स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें सब कुछ गिवन था, बस हमें निकालना था। तो विस्थापन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 0 इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो हमारा 2 मीटर आ गया। जो आंसर राइट होगा वो 2 मीटर होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें 2 मीटर इज़ द राइट आंसर। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए बस कवर द फर्स्ट वन द थर्ड डिस्टेंस एट द रेट ऑफ
10 km/h, then 1/4 distance at the rate of 20 km/h and the remaining distance at the rate of 40 km/h. What is the एवरेज स्पीड ऑफ द बस? बस की एवरेज स्पीड क्या है? एक बस पहली 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति हावर की दर से, फिर 1/4 दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की दर से तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर पर हावर की दर से तय करती है। बस की औसत गति है 17 km/h, 17.8 km/h, 18 km/h की 20 km/h। तो मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको। माना बस द्वारा तय कुल दूरी कितनी है? यक्स है। तब x/3 दूरी तय करने में लगा समय, ठीक, लगा समय क्या होगा? t1 समय इज इक्वल टू होता है दूरी अपॉन चाल, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू x/3 × 10, ठीक। उसके बाद इसी प्रकार t2 इज इक्वल टू x/40/20। जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसे ये भी होगा। तथा t3 क्या होगा? तो 5x/12 × 40, ठीक है। इसलिए बस की औसत चाल कुल दूरी अपॉन में लगा समय, तो कुल दूरी क्या है? x है, ठीक है। और कितना लगा समय? तो लगा है x/30, ये वाला, फिर ये, ठीक है। फिर प्लस में x/80, ठीक। फिर प्लस में 5x अपॉन में 420, ठीक है। हमने इसको गुणा किया तो हमको ये आया, फिर इसको गुणा किया ये आया, और इसको गुणा किया, इसको गुणा किया तो हमारा ये मिल गया, ठीक है, 30। तो अब हमारा अगला होगा कि हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? तो हमारे इस सब का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 480, ठीक है, 480 आएगा। अगर हम एक सेकंड में करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 480 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। उसके बाद 480 में से हम 30 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हम करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो 9 बार जाएगा, ठीक है। 30 × 9 अगर हम करेंगे 9 × 18 0 180, एक सेकेंड, 480 भागे 19 बार जाएगा, ठीक है, 19 बार जाएगा। यहाँ पर आएगा 19, देखिए 19 0 19 3 48, ठीक है। ये हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 19 x हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 19x हमारा यहाँ पर आएगा, प्लस में
1 सेकेंड 3 भागे 4 तो 80 करते हैं 1318 और ये जाएगा 6 बार 18 1 सेकेंड। तो हमें इन सब का एलसीएम लेने पे प्राप्त होता है 480। तो 480 हमें प्राप्त हुआ एलसीएम लेने पे इन सब का। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर यक्स 5x लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यक्स को कॉमन ले रहा हूँ, यक्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अपॉन में यक्स अपॉन में यहाँ पर 30 है, ठीक है। 30 भागे हम 480 करेंगे, 30 डिवाइड बाई 480 करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 16। और यहाँ पर यक्स लगाओ तो यक्स हम लिखेंगे 80 में से 480 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, ठीक है। 480 अगर हम करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 6x + 5x और हम इस वाले को इसको यहाँ पर ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 480, ठीक है। ये आ गया। अब अगर हम इसमें से यक्स को कॉमन लें तो हमको क्या मिलेगा। अगर हम यक्स को इसमें से कॉमन ले लें, यक्स अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये तो इसमें नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 480 अपॉन में कितना बचेगा, यहाँ पर 27, ठीक है। अगर हम 27 और 480 को डिवाइड करते हैं तो हमको जो मिलता है 17.8 किलोमीटर प्रति हावर मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको ध्यान दे रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg rolls with a velocity of 4 ms/s on a fractionless horizontal table. The force required to keep on an object moving with constant velocity is 2 kg। द्रव्यमान की एक वस्तु एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर 4 मीटर/सेकंड के वेग से लुढ़कती है। वस्तु को समान वेग से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल है 32 न्यूटन, 0, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन में हमें दिया है द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है इसमें, तो इसमें हमें m2 किग्रा दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो वेग है, वेग v = मीटर/सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए बल F = फॉर्मूला होता है ma, ठीक है। अगर हम mdv/dt, ठीक है, = 2 × 0, ये m और a, देखिए v हम इसमें से निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 0। अगर हम 2 × 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको F = क्या मिलेगा, =0 मिलेगा। यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 0, ठीक है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम्स start moving with an acceleration of 20 meter/second². It is stopped on the way by a force which is applied for 0.1 second. What will be the impulsive force acting on the ball?
150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। रास्ते में एक बॉल के द्वारा इसे रोका जाता है, जो बॉल 0.1 सेकंड के लिए लगता है। गेंद पर लगने वाला आवेगीय बल कितना होगा? 0.5 न्यूटन सेकंड, 0.1 न्यूटन सेकंड, 0.3 न्यूटन सेकंड, 1.2 न्यूटन सेकंड। तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ आपको। तो इसमें दिया है गेंद का द्रव्यमान मीटर इज इक्वल टू 150 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और 150 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलें तो वो होगा 0.15 किलोग्राम, ठीक है, 0.15 किलोग्राम। और अगर हम त्वरण ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और समयांतराल को t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आवेगीय बल L इज इक्वल टू बल प्लस समांतराल इज इक्वल टू F इंटू T इज इक्वल टू ma इंटू T इज इक्वल टू 0.15 इंटू 20 इंटू 0.1 इज इक्वल टू कितना आएगा? अगर हम इन सब को डिवाइड करते हैं तो हमको जो मिलेगा, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे 0.3 न्यूटन पर सेकंड हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ये वाला राइट आंसर बिल्कुल ये वाला सही है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 मास ऑफ 1 kg each of are placed at a distance of 1 meter. The gravitational force acting on it will be। एक किग्रा के 2 द्रव्यमान 1 मीटर की दूरी पर परस्पर रखे गए हैं, उसके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है 6.67 न्यूटन। 6.67 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन, 6.67 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हम इसको बताते हैं आपको। इसमें देखिए, इसमें दिया है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 किग्रा, ठीक है। और r इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक। और इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारा कितना है? F इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण निकालने का, ठीक है, इज इक्वल टू F g इंटू 1, ठीक है। F अगर हम इसको कर देते हैं, g का मतलब होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ये डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है गुरुत्वीय त्वरण का मान, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेम एट इक्वेटर एंड पोल्स is minimum at the poles, is minimum at the equator, move from the poles towards the equator, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है मूव्स फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर, द्रव्यों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ना, ये इसका मान होता है। हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द वेट ऑफ अ सॉलिड इज 10 न्यूटन्स इन एयर एंड 6 न्यूटन इन वाटर, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल्ड। किसी ठोस का हवा में भार 10 न्यूटन तथा जल में 6 न्यूटन है। ठोस का अपेक्षित घनत्व कितना है? कितना है घनत्व? 1.6 टू 2.25 डी 2.5। तो हम इसका राइट आंसर निकालते हैं। तो इसमें दिया है कि ठोस का हवा में भार 10 न्यूटन है, ठीक है, तथा ठोस का जल में भार इज इक्वल टू 6 न्यूटन है, ठीक है। इसलिए ठोस का अपेक्षित घनत्व क्या होगा? देखिए, ठोस का हवा में भार अपॉन में ठोस का जल में भार, ठीक है। तो हमारा ठोस का हवा में भार कितना है? 10 है, और हमारा तथा ठोस का जल में भार है कितना है? 6 है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये तो 4 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर इससे करेंगे तो 1.6, इसका राइट आंसर होगा 1.6, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1.6। इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है जूल मात्रक है ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ऑफ वर्क एंड पावर, ऑफ पावर एंड एनर्जी, फोर्स एंड वर्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्य और ऊर्जा का, कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, बल और कार्य का। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन, पावर एंड एनर्जी, शक्ति एंड ऊर्जा और ऊर्जा। ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, जूल मात्रक है ये, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल direction and the object is displaced 5 meter making an angle of 60 degree with the horizontal. How much work was done on this? 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 36 दिशा में लगाया जाता है और वस्तु 36 के साथ 60 डिग्री कोण बनते हैं, 5 मीटर विस्थापन होती है। इसे पर कितने कार्य हैं? 50 जूल, 25 जूल, 20 जूल, 10 जूल। तो हम इसका राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 1 किलो
वाट हावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है, किसके होता है? 3.6 इंटू 10 डिग्री जूल का, 3.36 इंटू 10 डिग्री जूल का, कि 6.3 इंटू 10 की पावर 5 जूल का, 6.9 10 की पावर 10 डिग्री जूल्स का। तो इसलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 36 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेकंड। 3.6 इंटू 10 की पावर 8 वाट सेकंड। आप समझ रहे होंगे, इज इक्वल टू में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, सॉरी यहाँ पर 6 है, ठीक है, ये 6 जूल है। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो इसमें ए वाला राइट आंसर होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा हमारा ए वाला। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं आपको। तो इसमें जो राइट आंसर होगा लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य। ठीक है, हमारा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। हाँ, हमने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में हमारा ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? जल में, हीलियम, तेल या फिर तांबा, किस में होता है? तो मैं बताऊं इसका राइट आंसर, तो इसमें ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, अतः दिए गए विकल्पों में से तांबा, कौन सा ऑप्शन? तांबे में जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ठीक है, तो हमारा जो तांबा है ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इसमें से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, परावर्तक सतह की लंबवत रेखा होती है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ इंसिडेंस, अपतन की रेखा, नॉर्मल लाइन्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्मल इसमें बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter in front of a concave mirror is obtained, then the radius of curvature of the mirror is 50 centimeter, 70 centimeter, minus 30 centimeter, none of these। इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो मैं इसका हल करके आपको बताता हूँ। तो हमें गिवन है कि u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -v अपॉन u। m का जो फॉर्मूला होता है वो -u अपॉन u, v अपॉन u होता है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला 3 इंटू -u, m इंटू -u होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अगर हम
इसी में से फॉर्मूला बनाए तो बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u है। तो अगर हम इस u को इधर पे भेजें, इधर पे डिवाइड है तो ये हो जाएगा इधर पे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा इधर पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये इधर पे आ गया, ठीक है। माइनस को अगर हम इधर पे भेजें तो ये हो जाएगा हमारा u वाला, ठीक है। तो इधर पे ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो हमारा आगे हम करते हैं तो 30 इंटू माइनस यू, ठीक है। u का मान हमारा यहाँ पर दिया हो 10 है, 3 इंटू माइनस 10, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ऐसा रहता है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ऐसा ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमें को उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो दर्पण सूत्र द्वारा, इसका जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/30 प्लस में 1/-10 इज इक्वल टू 1/u। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा। तो इसी से हमने निकाल लिया -15 सेंटीमीटर। पर अभी हमको निकालना है विकृता त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर 2f इज इक्वल टू 2 इंटू -15 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा बिल्कुल ही राइट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। पर यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ये ऊपर नीचे हो गया क्योंकि यहाँ पर सी और बी में कन्फ्यूज़न हो गया था। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही बी कहो या फिर सी कहो, पर बी वाला ही राइट आंसर है, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज इंटरिंग द आई ऑक्योर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के ब्रह्मा सतह पर, ऑन द पुतली प्यूपिल, ऑन द ऑप्टिक नर्व, ऑन रेटिना। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ये ए वाला राइट आंसर होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा इसका ए वाला। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर, आसमान के नीले होने का कारण क्या है? बताइए। परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। आसमान के नीले होने का कारण क्या है? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग है, ठीक है। इसी के कारण हमारा आकाश जो है वो नीला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, एक हरी पत्ती को अंधेरे कमरे में रखकर लाल रंग के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो पत्ती का रंग प्रतीत होता है हरा, पीला, लाल, काला। क्या प्रतीत होगा? तो जो हमारा पत्ती का रंग होगा वो हमारा ब्लैक दिखेगा, ठीक है। अगर हम हरा प्रकाशित करेंगे एक लाइट रेड कलर की और हमारी ग्रीन कलर की एक पत्ती है तो उस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो काले कलर का बनता जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, कूलम होता है। तो विद्युत धारा का जो हमारा एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज जबकि अमेरिका में 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर संचारित होती हैं। तो हमने जाना कि 100 जो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी वाला ऑप्शन 50 हर्ट्ज, ठीक है। 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20,
8 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध होगा 4 ओम, 32 ओम, 16 ओम, 82 ओम। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हम जानते हैं, यदि तार को खींचकर लंबाई को 9 गुना n गुना कर दिया जाता है तब नया प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू n स्क्वायर R, यहाँ n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू R। देखिए ये फॉर्मूला पे हम रख दिए, n हमको पता है तो R हमें नहीं पता तो हम R निकालेंगे। 4 और R भी हमें पता है इंटू 8। ठीक है, तो हमारा 32 ओम बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32, इसमें बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। पश्चिमी की ओर जाती धनात्मक कणों की एक धारा एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण दिशा में, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पूर्व दिशा में। किस दिशा में होगी? तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ आप। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ पृथ्वी के सतह से बने कोण को नति कोण कहते हैं। भौगोलिक भूमध्य रेखा पर इसका मान 90 डिग्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊपर की होगा। तो हमारा राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन। हम बढ़ते हैं अपने 22 को क्वेश्चन के नंबर। निम्न में से किस यंत्र की कुंडली में दिक् परिवर्तन विद्युत प्रवाह की दिशा में बदलता है? एक दृष्टि धारा मोटर, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र, एक दृष्टि धारा मोटर, एक दृष्टि धारा जनित्र, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा, दृष्टि धारा मोटर में प्रयुक्त दिक् परिवर्तक के द्वारा धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? आवेश, द्रव्यमान, ऊर्जा, कोणीय संवेग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। किसके लिए आधारित है? तो हमारा ऊर्जा जो है, ऊर्जा इसी के लिए हमारा आधारित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सूर्य में ईंधन होता है कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बताइए। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए ताकि हमको भी तो पता चले कि आप लोगों को भी आ रहा है कुछ। तो हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर सौर तरंग 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर है तो 10 सेकंड में 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? 7 × 10 स्क्वायर जूल, ब्रैकेट क्लोज रहेगा पर, 7 × 10 क्यूब जूल्स, 7 × 10⁴ जूल्स, 70 जूल्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, तो हम इसे निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का हल है कि दिया है हमें क्या गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो सौर्य तरंग इज इक्वल टू 1.4 किलोवाट, 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। अगर हम 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर को चेंज करें किस में? वाट मीटर स्क्वायर में, तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 1.4 × 10⁻³ इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, यहाँ पर वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्षेत्रफल अपना निकालेंगे। क्षेत्रफल A इज इक्वल टू
5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद समय में है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। और हमें इसलिए प्राप्त सौर्य ऊर्जा E इज इक्वल टू सौर्य स्थिरांक इंटू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, इंटू समय, ठीक है। जो प्राप्त सौर ऊर्जा E और शतरंज इंटू क्षेत्रफल इंटू समय है, अगर हम इस पे सारा कुछ रख देते हैं तो सौर स्थिरांक हमें यहाँ पर पता चला कि ये है हमारा, तो हम इसको यहीं पर रख देते हैं 1.4 इंटू 10 क्यूब, ठीक है। और इंटू में हमें क्षेत्रफल पता है 5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 इंटू 10 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद समय है हमारा 10, तो हमने 10 लिख दिया, ठीक है। अब हम इनको, तो हम अगर इसको निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, 7 इंटू 10 की पावर 4 जूल, हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो गया। तो हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। हमारा वीडियो एंड हुआ, और आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो हम नेक्स्ट डे लाने वाले हैं मैथ का संपूर्ण हल, उसके बाद आएगा बायोलॉजी का संपूर्ण हल, ठीक है। मतलब कि हम आपको 29 तारीख को मैथ देंगे, और 30 तारीख को हम देंगे बायोलॉजी, और 1 तारीख को हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी बोर्ड वाली, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।